सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं हूं अनुराग और आप सभी का मेरे YouTube चैनल ज्ञान सागर जोन पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अभी हाल ही में नोटिफिकेशन आ गया है बिहार का चतुर्थ स्नातक स्तरीय जो कि परीक्षा है, उसमें बहुत सारे कुछ खास पोस्ट हैं। तो बहुत ही अच्छा मौका है इस बार इस एग्ज़ाम को क्रैक करने का। तो मैं आपके लिए फिर से इस वीडियो में जीके के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो के साथ, अंत तक देखिए, स्किप मत कीजिएगा। और दोस्तों, मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट ये है और मैं ये कहना चाहूँगा कि दोस्तों, आप लोग का कमेंट बिल्कुल नहीं आ रहा है, लाइक भी नहीं आ रहा है। क्या मेरे क्वेश्चंस आपको पसंद नहीं आ रहे हैं? तो आप कमेंट में मुझे बताइए। अगर क्वेश्चंस आपको पसंद नहीं आ रहे हैं या कुछ और सोच रहे हैं, कुछ अलग तरह का क्वेश्चन हो, तो प्लीज़ कमेंट में मुझे अपना सलाह जो भी है आप दे सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों तो प्लीज़ डू लाइक। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, क्वेश्चन सेट कर रहे हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो कि एकदम बिल्कुल एग्ज़ाम में आने लायक क्वेश्चन रहेंगे। तो दोस्तों, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों में भी शेयर कीजिए। तो चलिए, आज का मैं ये सेशन शुरू करता हूँ अपने पहले प्रश्न के साथ। तो दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है? हमारा पहला प्रश्न, हीरे का एक कैरेट किसके बराबर होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 200 mg कितना हो जाएगा? 200 mg। ठीक है, इसके अलावा एक और भी इससे संबंधित क्वेश्चन है, जैसे कि भारत में हीरा का खान जो मुख्य राज्य जो है कौन कौन से हैं? ठीक है, तो एक तो है एमपी है, जहाँ पन्ना है, यहाँ पन्ना जो जगह है वहाँ, ठीक है, वो एमपी में है, तो वहाँ हीरे की खान है। दूसरा जो खासकर है वो तेलंगाना है, गोलकुंडा, जो कि तेलंगाना में पड़ता है। ठीक है, तो ये 2 राज्य खास है जहाँ हीरे का उत्पादन भारत में होता है, एक पन्ना और एक गोलकुंडा। ठीक है, और अगर देखा जाए वर्ल्ड में, बोला जाए वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा उत्पादन जो होता है कहाँ होता है, तो अभी करंट में क्या है? रूस है, जो कि लगभग 95% उत्पादन करता है। याद रखिएगा कहाँ है वो? रूस में। ठीक है, अभी चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? किस आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमान का समर्थन मिला था? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, याद करने के लिए अच्छी क्वेश्चन है ये। किस आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमान दोनों का समर्थन मिला था? तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, असहयोग आंदोलन। ठीक है, जो कि 1920 से 22 के दौरान महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। याद रखिएगा, ठीक है, महात्मा गांधी के द्वारा ये आंदोलन चलाया गया था 1920 से 22 के दौरान। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक आत्मनिर्भरता था? ठीक है, तो ये क्वेश्चन शायद मैं किसी वीडियो में बताया उसके बारे में, एक बार जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा बी। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये चतुर्थ। ठीक है, तो कौन सी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक आत्मनिर्भरता था? तो चतुर्थ, जो कि कब से कब तक था? तो ये था 1969 टू 74। याद कर लीजिएगा, 1969 टू 74। ठीक है, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, किस दार्शनिक को 10,000 पीढ़ियों का अध्यापक कहा जाता है? 10,000 पीढ़ियों का अध्यापक कहा जाता है, तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि कन्फ्यूशियस। ठीक है, तो याद कीजिएगा इसको, कन्फ्यूशियस इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, किन नदियों को सास बहू के नाम से जाना जाता है? भारत में कौन सी नदी है जो सास बहू के नाम से प्रचलित है? तो इसमें कौन सा हमारा राइट आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि भगीरथी और अलकनंदा, इन्हें सास बहू के नाम से जाना जाता है। देखिए इसमें मतलब इसके बारे में ऐसा ही कहा गया है
ठीक है, प्रचलित है कि भागीरथी को सास कहा गया है और अलकनंदा को बहू कहा गया है, क्योंकि भागीरथी जो है वेग में बहुत ही तेज है। ठीक है, इस कारण से शोर उत्पन्न करते हुए वो बहती है, इस कारण से उसे सास की संज्ञा दी गई है भागीरथी को। और जहाँ अलकनंदा की बात करें तो अलकनंदा बहुत ही शांत गति से, धीरे से ऐसे ही वो बहती है, इस कारण से उसे अलकनंदा जो है उसे बहू कहा गया है। ठीक है, तो ये ऐसा माना गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, गंधर्व वेद किस वेद का उपवेद है? गंधर्व वेद किस वेद का उपवेद है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि सामवेद। ठीक है, तो याद रखिए गंधर्व वेद किस वेद का उपवेद है? तो सामवेद। और एक और क्वेश्चन इसमें आता है कि संगीत, नृत्य और कला से संबंधित वेद कौन सा है? तो यहाँ पर वो भी क्या हो जाएगा? सामवेद ही हो जाएगा उसका आंसर, जो कि संगीत, नृत्य और कला से संबंधित वेद है, तो वो सामवेद। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, संसद का पहला संयुक्त अधिवेशन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 1961। ठीक है, 1961 संसद का पहला संयुक्त अधिवेशन कब हुआ था? तो 1961 में। ठीक है, और एक क्वेश्चन यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट आता है, वो भी आप याद रखिएगा कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कौन सी क्वेश्चन है? तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो किस में आता है वो? अनुच्छेद 108 में। ठीक है, याद रखिएगा अनुच्छेद 108 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, देश के प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन थे? दलित राष्ट्रपति, ठीक है, कौन थे? तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी KR नारायणन। ठीक है, जो प्रथम दलित राष्ट्रपति थे KR नारायणन, याद रखिएगा। ठीक है, जो कि 10वें राष्ट्रपति थे, जो कि 10वें राष्ट्रपति थे। और कब थे ये चुने गए थे? 1997 में। ठीक है, तो 1997 में से चुने गए थे ये। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सूर्य के परिमंडल में दिखने वाले धब्बों का औसत तापमान क्या है? बताइए। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, लगभग अराउंड में आता है ये, लगभग अराउंड में 4000 से 5000 के आसपास में ही रहता है। तो इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4000 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो अराउंड 4000 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सिख धर्म के प्रसार के लिए 22 गद्दियों की स्थापना किस गुरु ने की थी? देखिए दोस्तों, मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन चुन के लाया हूँ। तो दोस्तों प्लीज़ आप लोग ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए और अच्छे क्वेश्चंस लेकर आपके लिए आऊँ। आपका सपोर्ट मुझे मिलना चाहिए प्लीज़ दोस्तों। ठीक है, तो चलिए, तो इसका क्वेश्चन क्या आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गुरु अमरदास। याद रखिएगा, सिख धर्म के प्रसार के लिए 22 गद्दियों की स्थापना तो किसने की थी? कौन से गुरु ने? तो गुरु अमरदास ने। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, और इसमें से और भी क्वेश्चंस कुछ आते हैं एग्जाम में। सिख धर्म की स्थापना कौन से गुरु ने की थी और उनका नाम क्या था? तो सिख धर्म की स्थापना याद रखिएगा गुरु नानक ने की थी। ठीक है, और गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म जो हुआ था 1469। ठीक है, याद रखिएगा। कहाँ हुआ था जन्म इनका? तलवंडी में हुआ था, जो कि अभी पाकिस्तान में है। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो वो कहाँ हुई थी? करतारपुर में हुई थी, वो भी अभी पाकिस्तान में पड़ता है। तो याद रखिएगा, तलवंडी में इनका जन्म हुआ था और मृत्यु हुई थी करतारपुर में, 1469 में जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। आगे चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। तो इसका राइट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि
सॉरी घटना लिखा गया है, यहाँ पर आप लोग सही कर लीजिएगा, घटता है, ठीक है, क्या है, घटता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, जैसे जैसे ऊंचाई जब पृथ्वी की सतह से जितनी अधिक ऊंचाई पर जाएंगे ना, तो ग्रेविटेशनल जो होती है यानी गुरुत्वाकर्षण, वो क्या होता है, घटता है, ठीक है। तो याद रखिएगा वो घटते जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अमायिक रस प्रोटीन को खंडित करता है? प्रोटीन को खंडित करता है, कौन सा ऐसा है अमायिक रस? तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि पेप्सिन, ठीक है। कौन सा हो जाएगा हमारा ऑप्शन, ये राइट आंसर, तो यहाँ पर हो जाएगा पेप्सिन हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये इसके बारे में क्या है, ये मुख्य भूमिका पेट में पेप्सिन एंजाइम की ही होती है, ठीक है, यानी कि पेप्सिन एंजाइम की मुख्य भूमिका पेट में इसी की होती है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, संसद व विधानसभाएं जिन विषयों पर कानून बना सकती है उनका उल्लेख किस अनुसूची में है? तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सप्तम में, ठीक है। कौन से अनुसूची में है, तो सप्तम अनुसूची में है, याद रखिएगा, ठीक है। देखा जाए एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मानवाधिकारों का प्रथम सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? मानवाधिकारों का प्रथम सम्मेलन जो है किस देश में आयोजित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा, यहाँ पर दोनों आ गया है, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर ऐसे कीजिएगा, ऑस्ट्रिया के वियना में, ठीक है, ठीक है। तो ये जो है वियना में हुआ था, जो कि ऑस्ट्रिया में ही है, तो ऑस्ट्रिया के वियना में, ठीक है। तो मानवाधिकारों का प्रथम सम्मेलन वहीं हुआ था, ऑस्ट्रिया के वियना में हुआ था, ये याद रखिएगा, ठीक है। और इसके बारे में कब हुआ था ये, तो ये हुआ था 1993, ठीक है। और इससे संबंधित क्वेश्चन जो है, भारत में वर्तमान में जो है, ठीक है, अभी वर्तमान में जो है, तो मानवाधिकार आयोग के अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो अभी जो वर्तमान में जो है मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो है न्यायमूर्ति श्री वी राम सुब्रमण्यम, ठीक है, याद रखिएगा। वर्तमान में जो है अभी, तो वो कौन है, तो श्री वी राम सुब्रमण्यम है वर्तमान में, याद रखिएगा, ठीक है। और एक और क्वेश्चन, इसमें एक और क्वेश्चन बनता है कि मानवाधिकार जो दिवस होता है वो कब मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है कब, तो वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है, 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। और मानवाधिकार आयोग में जो अध्यक्ष जो होते हैं इनके, वो कौन होते हैं? तो वो सर्वोच्च न्यायालय के मतलब सेवानिवृत्त जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं ना, वही होते हैं मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत के राष्ट्रपति के अलावे किसके पास क्षमा करने की शक्ति है? एक शक्ति तो राष्ट्रपति के हाथ में है, जो कि क्षमादान की शक्ति है, ठीक है, उनके हाथ में। इसके अलावा जो एक और है वो कौन है, तो वो होते हैं हमारे राज्यों के राज्यपाल होते हैं, इनके पास भी क्षमादान करने की शक्ति होती है, लेकिन सीमित में होती है, यानी कि कम में होती है, सीमित मात्रा में होती है, ठीक है। तो इससे क्वेश्चंस ये भी आता है कि राज्यों के जो राज्यपाल की जो क्षमा करने की जो शक्ति होती है वो कौन से अनुच्छेद में है? तो वो याद रखिएगा, वो कौन से अनुच्छेद में है, तो वो है अनुच्छेद 161 में, ठीक है। तो अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्रदान करता है ये अनुच्छेद, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और अनुच्छेद जो है 72, वो ये किसके लिए है, तो ये राष्ट्रपति को प्राप्त है, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, तो अनुच्छेद 72 में उसका वर्णन है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति प्रदान करता है, ठीक है। तो ये अनुच्छेद प्रदान करता है राष्ट्रपति को, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसने कहा था ईश्वर ब्रह्मांड के साथ पासे नहीं खेलता? तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर
डी, यानी कि आइंस्टीन ने कहा था, अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि ईश्वर ब्रह्मांड के साथ पास से नहीं खेलता। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, इससे एक और क्वेश्चन, आइंस्टीन से एक और क्वेश्चन बनता है कि भारत का आइंस्टीन किसे जाना जाता है? भारत का आइंस्टीन किसे जाना जाता है? तो कौन है वो? नागार्जुन। याद रखिएगा, नागार्जुन। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसे भारत का आइंस्टीन के रूप में जाना जाता है, नागार्जुन को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, संपर्क प्रक्रिया में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? संपर्क प्रक्रिया में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो होती है वो कौन सी? सल्फर ट्राइऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हमारा सही हो जाएगा। सल्फर ट्राइऑक्साइड, यानी कि क्या कहते हैं उसको? SO3। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि किसी हल्के और किसी भारी पिंड का संवेग समान हो यानी बराबर हो तो गतिज ऊर्जा होगी खाली स्थान। तो ये हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि हल्के पिंड के लिए अधिक होगी। ठीक है, याद रखिएगा, यदि किसी हल्के और किसी भारी पिंड का संवेग समान हो, बराबर हो, तो गतिज ऊर्जा जो होगी वो हल्के पिंड के लिए अधिक होगी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, घटपर्णी में घट किससे बनता है? घटपर्णी में घट किससे बनता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, पत्ती। ठीक है, तो याद रखिएगा, पत्ती से। चलिए वीडियो का अंतिम प्रश्न है, 20वां प्रश्न जो है ये देख लीजिए। दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है ये आप कमेंट में प्लीज़ बताइएगा, और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। संविधान का आधारभूत ढांचा किसके द्वारा परिभाषित है? संविधान का आधारभूत ढांचा किसके द्वारा परिभाषित है? तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा हमारा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि उच्चतम न्यायालय के द्वारा। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब लास्ट जो हम आपके लिए कमेंट में लेके आए हैं, इस क्वेश्चन का जवाब आप हमें कमेंट में बिल्कुल दीजिएगा, क्योंकि कमेंट में आपका जवाब नहीं आता है तो थोड़ी सी निराशा होती है कि शायद मुझे लगता है कि मैं उतना लोगों को अपनी ओर मतलब आकर्षित नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसा मुझे लग रहा है। तो दोस्तों आप लोग का सहारा चाहिए, इसलिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और कमेंट में प्लीज़ जो भी है अपना सजेशन बिल्कुल दीजिएगा, और इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो ये आप कमेंट में दीजिएगा। ठीक है, और मैंने नीचे में लिखा है, दोस्तों मैं आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन प्रश्न हर बार लेकर आऊँगा, इसलिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर करें। आप सभी अपने परीक्षा में सफल हों। धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।